नमस्कार। वेल्डन इंडिया के इस अंक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। साल 2024 मुस्कुराते हुए हमारे जीवन में दस्तक दे चुका है, पर एक श्लोक है कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, जो लगभग हर काल अवधि में सटीक बैठता है। और आज के इस युगांतकारी घड़ी में चाईबासा के प्रधान बिरुवा इसे शिक्षा के क्षेत्र में अदम्य उद्वर्धन करते हुए पुनः साबित कर रहे हैं कि शिक्षक ही समाज का आईना होता है। इनसे अवगत होने आज हम आ चुके हैं इनके गांव पंडराशाली। गरीब और पिछड़े क्षेत्र के लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना आवश्यक है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए शिक्षित होना जरूरी है। शिक्षा ही एकमात्र उपाय है गरीबी से निकलने का और विकास करने का। शिक्षा आत्मविश्वास जगाती है। इसी कार्य में लगे हैं श्री प्रधान बिरुवा। IB स्कूल में प्रधान बिरुवा जी 2018 से जो ये फ्री में बच्चों लोग को स्कूल ट्यूशन पढ़ाते हैं सुबह शाम। अभी तो बच्चे कम हैं, पहले बहुत बच्चे थे, बहुत दूर दराज से आते हैं बच्चे लोग और हमारे इस गांव का रोशन किया है। और यहाँ जो पढ़ाई होती है प्रैक्टिकल भी होती है और लिखित में भी होती है। और जो प्रैक्टिकल में वो देखते हैं, जो इस प्राकृतिक के खनिज पदार्थ निकालते हैं, उनको भी दिखाते हुए बच्चों को सारी बात सिखाते भी हैं और दिखाते भी हैं। और प्रधान जी का बहुत नाम है यहाँ पे और हमारे गांव का भी उसी के चलते नाम हो रहा है। प्रधान बिरुवा झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के झंझारी प्रखंड के अंतर्गत पांडरासाली गांव के रहने वाले हैं। यह गांव जिला मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर दूर झारखंड ओडिशा राज्य के सीमावर्ती पंचायत बड़ा लागड़ा में स्थित है। प्रधान बिरुवा बहुत अच्छा शिक्षा दे रहा है और हम लोग को भी गार्जियन को भी बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग का जो बेटा बेटी सब यहाँ पर पढ़ के बहुत कुछ सीख रहा है और नॉलेज भी सीख रहा है, बहुत बढ़िया। और देशवाली में भी हम लोग काम चल रहे हैं, वहाँ पर पेड़ सब उगा रहा है। साल बहुत कुछ पेड़ अभी लगा हुआ है और बढ़ भी रहा है। और तालाब सब में भी यहाँ का बच्चा सब अच्छा पेड़ भी लगा रहा है। प्रधान बिरुवा के परिवार में पिता श्री बजाय बिरुवा, माता श्रीमती उर्मिला बिरुवा के साथ एक बड़ी बहन और एक छोटा भाई है। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अनिता बिरुवा हैं। प्रधान के पिता रेलवे में बिहार में कार्यरत हैं, इसीलिए उनका बचपन और पढ़ाई लिखाई बिहार के सीतामढ़ी, पश्चिमी चंपारण, मधुबनी और दरभंगा जिले में बीता है। मेरा जो जन्म है यहीं झारखंड में हुआ था और उसके बाद मैंने जो होश संभाला वो बिहार में, क्योंकि हमारे पिताजी रेलवे में थे तो हम लोगों को बचपन में ही लेकर बिहार चले गए थे। तो हम लोगों का बचपन वहीं पर बीता और पिताजी का जो है वो ट्रांसफ़र होता रहता था। तो पिताजी के साथ हम लोग भी बिहार के अलग अलग जगह हम लोग को जाने का मौका मिला, देखने का मौका मिला और रहने का मौका मिला। अलग अलग प्रकार के सामाजिक परिवेश, लोगों का बोलचाल, लोगों का रहन सहन, वो सब भी धीरे धीरे हम वहीं से सीखना और समझना शुरू किए। और इसी प्रकार से हमारा पढ़ाई होते रहा। बिहार का अलग अलग ज़िला में, कुछ पढ़ाई सीतामढ़ी में, कुछ पश्चिमी चंपारण में, और उसके बाद थोड़ा सा पढ़ाई आगे मधुबनी ज़िला में, फिर दरभंगा ज़िला का कमतौल, फिर समस्तीपुर तक हमारा वहाँ पर बिहार में पढ़ाई हुआ। और उस दौरान जो हमें धीरे धीरे लोगों से मिलने का मौका मिला, लोगों की समस्याओं को जानने का मौका मिला। जब श्री प्रधान JM स्कूल कमतौल दरभंगा में पढ़ रहे थे तो वहां के आसपास के बच्चों और अपने सहपाठियों को लंच ब्रेक में पढ़ाना शुरू किया। 2001 में समूह बढ़ने से छात्रों को पढ़ाते तैयारी और मदद करने के लिए कल्पना चावला साइंस क्लब कमतौल की स्थापना की। वर्ष 1999 में हम मधुबनी जिला में पढ़ रहे थे। उस दौरान हमने देखा कि वहाँ पर जो बच्चे लोग हैं, चूँकि वो ग्रामीण जगह था, तो बहुत सारे बच्चे पढ़ना तो चाहते थे बट वहाँ पर ट्यूशन टीचर वगैरह लोग नहीं थे, तो लोग आगे कैसे बढ़ेंगे। बट उन लोगों को तो आगे बढ़ना ही था, तो अब क्या किया जाए। तो एक्चुअल में हम भी उन लोगों का क्लासमेट ही थे।
तो लेकिन बस यही आइडिया था कि थोड़ा सा बस हमें ज़्यादा पता था। तो वहीं वर्ष 1999 से हम अपने सहपाठियों को पढ़ाना शुरू किए, लेकिन पढ़ाएंगे कहाँ, जगह कहाँ होगा, ये आइडिया नहीं था। तो हमने बहुत अच्छा आइडिया उस समय के हिसाब से, मेरा बचपन के हिसाब से लगाया कि उन लोगों को लंच ब्रेक में उन लोगों के घर जाके पढ़ाते थे, क्योंकि उन लोगों का पास में ही घर था। तो लंच ब्रेक में हम वहाँ पढ़ाना शुरू किए। तो अच्छा लगा, उन लोग बहुत खुश हुए कि बहुत अच्छा टेक्निक से बता रहे हो, आसान शब्दों में। वही चीज़ क्लास में थोड़ा डिफ़िकल्ट बताता, लेकिन चूंकि हम जैसा समझते थे वही उन लोगों को बताने लगे, तो उन लोगों को अच्छा लगने लगा। तो इस तरह मधुबनी जिला में पढ़ाना शुरू किए। 30 जून 2003 को कल्पना चावला साइंस क्लब को विपनेट विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार से मान्यता प्राप्त हुआ। इससे उन्होंने और छात्रों को दरभंगा और समस्तीपुर जिला में विज्ञान प्रतियोगिता की तैयारी कराना प्रारंभ किया। क्योंकि ये सब चीज़ हम निःशुल्क किया करते थे, और जब भी खाली समय होता था तो किसी को पढ़ाने बैठ जाते थे। तो यहीं से धीरे धीरे आइडिया होने लगा। फिर धीरे धीरे जब टीम बढ़ने लगा तो फिर हमारे मन में आइडिया आया कि अब इन सब बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, अब क्या किया जाए। तो किसी ने हमें बताया कि इस टीम का कुछ ऐसा नाम रख दो, इसको फिर रिकॉग्नाइज वगैरह कराओ। तो उस समय हम सारे बच्चों का नाम लिख के वर्ष 2001 में कल्पना चावला साइंस क्लब का हमने गठन किया कमतौल दरभंगा में। और गठन किया, और फिर बच्चों को लंच ब्रेक में ही स्कूल में जगह होने पर स्कूल में भी, जो वहाँ का गैलरी होता था उस स्कूल का, वहाँ पे अलग अलग प्रकार का तैयारी, पढ़ाई के अलावा दूसरा भी जो एक तैयारी सब है, प्रतियोगिता वगैरह का जो स्टूडेंट लोगों का आता है, उन सब का भी तैयारी कराने लगे। तो बच्चों को अच्छा लगने लगा, और तो उन लोगों को बहुत ही अच्छा लगता था, और काफ़ी बच्चे और काफ़ी लोग भी वहाँ आते थे। और इस प्रकार बहुत ही अच्छे ढंग से बच्चे लोग सीख रहे थे। उन लोग को स्कूल से भी जो पढ़ाई हो रहा था और यहाँ से भी जो पढ़ाई मिल रहा था, तो दोनों मिलकर उन लोगों को अच्छा लग रहा था। और फिर 2001 में धीरे धीरे एक नया प्रतियोगिता आया जिसका नाम था बाल अधिकार कांग्रेस। वहाँ पर हम लोगों का टीम को बताया गया स्कूल के माध्यम से, वहाँ के स्कूल के माध्यम से, कि वहाँ पे अनुच्छेद 28 बोल के एक यूनिसेफ का एक प्रोजेक्ट है, आप लोग उस पर कीजिए। तो उस समय हम लोग ने उस पर बच्चों के साथ मिलके, 5 लोगों बच्चों का पूरा टीम था, उसके साथ मिलके हम लोग स्टार्ट किए प्रोजेक्ट करना। राष्ट्रीय स्तर का अनुभव वे और बच्चों के बीच विज्ञान लोकप्रियकरण अभियान को लेकर नई ऊर्जा के साथ समर्पित हो गए, जिस कारण उनके द्वारा तैयारी कराए गए छात्र क्लब के माध्यम से लगातार कुछ साल तक राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचने भी लग गए। इसी बीच श्री प्रधान 2008 में आगे की पढ़ाई के लिए बेंगलौर चले गए। इस दौरान दरभंगा के रवि रोशन कुमार ने क्लब का नेतृत्व संभाला। इसी प्रकार 2001 में तैयारी कराए, 2002 में तैयारी कराए, फिर 2003 में बाल विज्ञान कांग्रेस के माध्यम से एज ए बाल वैज्ञानिक हमारा सिलेक्शन हुआ, और पहली बार राष्ट्रीय स्तर पे हमें जाने का मौका मिला। और उस समय ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था, CMS डिग्री कॉलेज लखनऊ में। और वहाँ पर हम पहली बार राष्ट्रीय स्तर पे इतने सारे अलग अलग राज्यों के बच्चों से मिले, चूँकि एक प्रकार से वो सरकारी कार्यक्रम ही था, तो बहुत सारे लोग आए थे, बहुत सारा चीज़ हमें जानने समझने को मिला। फिर वहाँ से हमें ये सब चीज़ों के बारे में और ज़्यादा पता चला। तब हम वापस जब आए तो लोगों ने काफ़ी रिस्पेक्ट किया, काफ़ी प्रोत्साहित किया। तब हमने और अच्छे ढंग से बच्चों का तैयारी कराना शुरू कर दिया, क्योंकि अब तो हम खुद देख कर आए थे। फिर 2003 से बच्चों का अलग अलग प्रतियोगिताओं में तैयारी कराएं, बच्चों को शिक्षा से जुड़े हुए रहना चाहिए, वो सब के बारे में बताना शुरू किए। ग्रामीण जो भी आसपास के बच्चे थे वो सभी वहाँ आते थे। और इस प्रकार 2003 से लगातार वो तैयारी होते गया, और उसके बाद 2003, 4, 5 होते होते लगातार 2010 तक वहाँ से बच्चे नेशनल लेवल पर जाने लगे। पहले तो वहाँ लगभग ये सब चीज़ लोग नहीं सुनते थे, लेकिन अब लोग जाने कि इस तरह का पढ़ाई, अच्छा पढ़ाई करने से, अच्छा कॉन्फिडेंस होने से, अच्छा अलग अलग प्रकार का स्किल होने से बाहर भी जाने को मिलता है, सिलेक्शन वगैरह भी होता है। तो लोगों को काफ़ी अच्छा लगने लगा, क्योंकि ये सब जो चीज़ें थी, या तो पर्यावरण से जुड़ा हुआ था, या तो पढ़ाई से जुड़ा हुआ था, या तो विज्ञान से जुड़ा हुआ था, या तो बाल अधिकार से, हर साल का अलग अलग टॉपिक्स वगैरह हुआ करते थे, और बच्चों का सिलेक्शन होने लगा। और साथ साथ हम अपना पढ़ाई भी कर रहे थे, जो भी हमारा पढ़ाई है वो हुआ। फिर कॉलेज जो है वो समस्तीपुर कॉलेज में इंटर हुआ हमारा। फिर उसके बाद हम बेंगलोर चले गए। फिर बेंगलोर में पेरियार यूनिवर्सिटी है, वहाँ से BA इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमने किया। उसके बाद MBA किए, और उसके बाद
चूँकि हमारा स्पेशलाइजेशन एचआर था, तो अलग अलग कंपनी में हमें एचआर टीम में रखा गया। किसी जगह हम हेड एचआर थे और फिर उसके बाद कुछ जगह पर रिक्रूटमेंट एग्जीक्यूटिव वगैरह थे। प्रधान धीरे धीरे बेंगलोर में अपने होस्ट समुदाय को भी जोड़ने का प्रयास किया। वहां टीम बनाकर उन्होंने इस काम को शुरू किया। टीम के संयुक्त प्रयास से होस्ट समुदाय के बीच नेशनल हो यूथ मीट, उपरूम, प्रभुर बेंगलोर और हो वेलफेयर गतिविधियों की शुरुआत बेंगलोर में किया। और इस दौरान हमारा बेंगलोर में जो है वो मन लगने लगा। वहाँ पर के जो हमारा आदिवासी समुदाय है उन लोगों से हमें थोड़ा सा परिचय हुआ, तो हमारे मन में विचार आया क्यों ना इन सभी लोगों को जो भी झारखंड से, उड़ीसा से या आसपास के जगह से लोग गए हैं, तो उन लोगों को मिलाकर टीम बनाया जाए और लोगों को जोड़ा जाए। तो फिर उस प्रकार हम लोगों को जोड़ने लगे और उसके बाद फिर हमारे होस्ट समुदाय का जो इतिहास है या परंपरा है, जिन चीज़ों के बारे में लोग नहीं जानते हैं, जो गौरवशाली चीज़ें हैं, उन सबको अपने पढ़ाई और जॉब के दौरान वो सबको भी हम बीच बीच में झारखंड आकर खोजना शुरू किए। श्री प्रधान हो समुदाय के इतिहास के साथ साथ गोंड समाज के इतिहास और कोल्हान के स्वतंत्रता संग्राम पर खोजबीन करना भी प्रारंभ कर दिए, जिसके लिए अलग अलग संस्थाओं और यूनिवर्सिटी ने उन्हें समय समय पर वक्ता के रूप में आमंत्रित भी किया। जब श्री प्रधान बेंगलोर से झारखंड आते थे तो गांव के बच्चों की पढ़ाई की स्थिति और उनके रहन सहन की स्थिति को देखकर बहुत दुखी होते थे। पढ़ने वाले बच्चे हिंदी बोलना भी नहीं जानते थे। पढ़ने और लिखने की स्थिति तो और भी दयनीय थी। कुछ सालों में अन्य गांवों के बच्चों की भी यही स्थिति उन्होंने अपने भ्रमण के दौरान देखा। जब हम आए अपने गांव तो हम देखे कि 7, 8, 9 के बच्चे हिंदी नहीं बोल पा रहे हैं, लिख नहीं पा रहे हैं। तो अब हम बहुत शौक हो गए कि जब बच्चे हिंदी ही नहीं समझेंगे, नहीं लिख पाएंगे, बोल पाएंगे, तो हिंदी से ही जुड़ा हुआ इतिहास, भूगोल, नागरिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, सारा विषय तो उसी से कनेक्टेड है। तो फिर ये लोग अपने जीवन में एक अच्छा इंसान कैसे बनेंगे, एक अच्छा करियर कैसे प्राप्त करेंगे, तो ये सब देख कर तो गए, बट ऐसा कुछ सोच नहीं पा रहे थे कि अब करना क्या है। तो लेकिन इसी दौरान रिसर्च करते करते कई बार जब हम लोग यहाँ आए तो ये सब चीज़ों को लगातार देखे, तो फाइनली 2018 में हमने सोचा कि नहीं, अब जितना दिन जॉब हो गया ठीक है, उतना ही करेंगे। अब अपने गांव वापस जाएंगे और उन बच्चों को पढ़ाना शुरू करेंगे और उन्हें एक ऊंचाई पर जितना संभव हो सका ले जाएंगे। जब हम गांव आए तो यहाँ पे हमारा यहाँ घर था, तो हमने आसपास के बच्चों को घर में रखना शुरू किया, क्योंकि दिन में बच्चे हम देखते थे खेलते थे, तो हमारे बुलाने से भी नहीं आते थे। तो फिर हम बोले ठीक है आप लोग रहिए। तो बच्चों को हम सुबह लगभग, बड़े बच्चों को 3:30, 4 बजे ही हम लगभग उठा देते थे और उठा के फिर बच्चों को हिंदी वगैरह पढ़ाना, कैसे बोलना है, कैसे किस चीज़ का क्या मीनिंग होगा, वो सब हम समझाना शुरू किए। इतना सुबह में उस समय ज़्यादातर कुछ व्यवस्था नहीं था, लाइट वगैरह भी नहीं आता था, तो हम लोग बेसिक कुछ टॉर्च वगैरह या लैंप वगैरह उस सब से हम लोग बच्चों को जगा के पढ़ाया करते थे। और बच्चों को भी काफ़ी मन लगने लगा, क्योंकि हम बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड बता रहे थे, तो उन लोगों को अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे हमारे घर में काफ़ी सारे बच्चे रहने लगे, तो देखे कि उन लोग बच्चे, कुछ समय तो लगा लेकिन बच्चे हिंदी बोलना सीख गए। तो ये सब देख के हमें भी काफ़ी अच्छा लगा। और फिर आसपास के भी जो गांव के बच्चे हैं वो लोग भी यहाँ आने लगे। फिर काफ़ी मुश्किल हुआ बच्चों को हिंदी वगैरह सिखाने में। जो नए बच्चे आते थे तो उनको स्वर वर्णमाला, व्यंजन वर्णमाला, 12 खड़ी, ये सब हम लोग सिखाते थे। फिर धीरे धीरे टीम में और भी लोग यहाँ जुड़ने लगे, तो अच्छा लगने लगा। फिर कुछ विषय हम लोग देखते थे, कुछ विषय जो यहाँ भी वॉलंटियर यहाँ जुड़ते थे वो लोग देख लेते थे। तो एक अच्छा बदलाव हो रहा था, धीरे धीरे बच्चों का संख्या काफ़ी बढ़ते जा रहा था। और इतना जो बच्चे आए तो हमें भी काफ़ी प्रोत्साहन मिला कि अच्छा, अगर अच्छा हम पढ़ा रहे हैं तो यहाँ बच्चे आ रहे हैं तो हमें और मेहनत करना चाहिए। तो शुरू में छोटे बच्चे लेते गए, फिर धीरे धीरे और बड़े बच्चों को हमने लेना शुरू किया, क्योंकि हमें आइडिया नहीं था कि बड़े बच्चे आएंगे कि नहीं। फिर देखे कि नहीं, बड़े बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, तो वो लोग भी धीरे धीरे यहाँ आना शुरू किए और उन लोगों को हमारे यहाँ, हमारे घर में यहाँ मन लगने लगा। फिर धीरे धीरे इस प्रोजेक्ट को हम लोग फिर और धीरे धीरे जैसे जैसे लोग जुड़ते गए तो वैसे वैसे हम लोग और बड़ा करते गए। फिर लॉकडाउन में कुछ समय के लिए ये प्रोजेक्ट बाधित हुआ,
तो उस समय हम लोगों को ऑनलाइन का आइडिया मिला। तो इस प्रकार जो देश के अलग अलग हिस्सों के जो भी लोग थे, संस्थाएं थे, वो भी हम लोगों को मदद करने लगे। तो और हमारे जो भी मित्र थे या रिलेशंस थे, वो लोग भी बच्चों को पढ़ाना शुरू किए ऑनलाइन, 1-to-1 पढ़ाना शुरू किए, या 2 लोग मिलके 3 लोग मिलके एक ही बच्चे को वहाँ पर पढ़ाते थे, या कभी कभी जब संख्या ज़्यादा होता था तो 2-3 रखते थे। एक एक बच्चे को जब इतना ध्यान रखा जाता था तो बच्चों का जो है इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो गया। और फिर लॉकडाउन में ही श्री प्रकाश सर हैं, वो भी बोले कि हम भी बच्चों को कुछ सिखाएंगे। और उसी के बाद फिर ऑनलाइन क्लास में और भी अच्छे अच्छे लोग जुड़े। उसके बाद एक समय के बाद CLE ट्रस्ट जो है बेंगलोर का, वो भी यहाँ जुड़ा, और वहाँ के भी कई सारे लोग हैं। चूँकि वहाँ के जो हेड हैं वो राहुल पांडे सर हैं, चूँकि IIM में वो गेस्ट फैकल्टी है, तो उन लोगों ने एक टीम बनाया ऑनलाइन का। तो वहाँ से भी कुछ लोग जो IIM में या तो पढ़ रहे थे या फिर वहाँ किसी भी प्रकार कुछ कार्यरत थे, तो उन लोगों ने भी यहाँ पढ़ाना शुरू किया। तो जब IIM वगैरह का टीम जुड़ गया तो बच्चों में बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट होने लगा, और उसको देखकर और भी जो लोग थे वो लोग भी जुड़े और उन लोग भी सिखाना शुरू किए। और इस प्रकार धीरे धीरे बच्चों का ये जो प्रोजेक्ट है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। उसके बाद हम लोग और भी जगह हम लोग ये सब काम हम लोग करना शुरू किए। अपने पैतृक गांव की स्थितियों को देखकर उन्होंने बेंगलोर में जॉब छोड़ने का निश्चय कर लिया। जॉब छोड़कर अप्रैल 2018 में उन्होंने समुदाय और क्षेत्र के बच्चों को पढ़ाने के लिए सदा के लिए झारखंड आ गए और आयूब एकेडमी की स्थापना की। जब बच्चे हमारे यहाँ रहने लगे तो चूँकि यहाँ पर अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहा था, तो उसमें से जो बच्चे रहते थे उन लोगों का गांव आसपास ही था, तो वो लोग यहाँ खाना लेकर आते थे, और जब उनका टाइम होता था तो वो खाते थे और फिर पढ़ाई करते थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे और भी लोग ऐसे जुड़े जिनके माता नहीं है या पिता नहीं है, इस प्रकार के भी लोग थे, लेकिन वो लोग काफ़ी दूर से थे। तो हम लोगों के पास समस्या हो गया कि इतने दूर के बच्चे हैं तो यहाँ कैसे रहेगा, कैसे खाएगा पिएगा, उन लोगों का खाना कौन बना देगा। तो ये थोड़ा सा समस्या था। तो शुरू में तो हम लोगों को दिक्कत हुआ, लेकिन फिर हम लोग इसके बारे में हमारी मिसेज से बात किए कि अब क्या किया जाए। तब हमारी मिसेज बोली ठीक है, कुछ बच्चों का जो भी खान पान है वो हम उसका खर्च उठा लेंगे। और इस प्रकार कुछ बच्चों को हम लोग रखना शुरू किए। फिर धीरे धीरे टीम में श्री वासुदेव लागुरी जी जो कि बलांडिया गांव के हैं और अभी रांची में हैं, वो जुड़े। और उसके बाद श्री शंकर मारडी जी हैं जो घाटशिला तरफ के हैं और वो दिल्ली में कार्यरत थे, वो भी टीम से जुड़े। तो उन लोगों ने आर्थिक सहयोग करना शुरू किया, जिसके कारण से बच्चों का इस तरह के जो भी बच्चे आ रहे थे तो उनको यहाँ पर रहने में जो भी समस्या था, खाने पीने का जो भी समस्या था, तो वहाँ से होने लगा। फिर पिछले साल श्री शंकर मारडी जी रिटायर कर गए। उसके बाद नए टीम के रूप में श्री सिद्धार्थ बांड्रा जी आए, और फिर अभी 2 लोगों का टीम है और फिर हमारी मिसेज है। तो ये मुख्यतः ये 3 लोग हैं जिनसे बच्चों का जो कुछ कंपटीशन होता है, बच्चों को मिशन एजुकेशनल टूर के तहत देश और अलग अलग विदेश जो भी पड़ोसी देश है वहाँ ले जाया जाता है, तो उन खर्चों से हम लोग ले जाते हैं। कभी कभी लोग हम लोगों को कॉपी कलम से भी हम लोगों को मदद करते हैं, या फिर कुछ सामान वगैरह भी देते हैं कुछ शुभचिंतक लोग, तो उससे भी हम लोग स्कूल में जो समस्याएं हैं या फिर कुछ साधन है वो सब हम लोग का अरेंज हो पाता है। और इसके अलावा किसी भी प्रकार का ऐसा CSR फंडिंग या फिर किसी संस्था का फंडिंग ऐसा यहाँ तो इस प्रकार का नहीं है। तो वही एक जो टीम है उसी टीम के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं, और लोग आते हैं स्वेच्छा से, फिर किसी को कुछ मदद करना होता है तो वो मदद करते हैं, जिसके कारण से बच्चों को हम लोग आगे पढ़ा पा रहे हैं। किसी को बाहर रख के भी हम लोग पढ़ा पा रहे हैं, या फिर किसी प्रकार का फी वगैरह देना होता है तो हम लोग सभी मिलजुल के हम लोग अभी दे रहे हैं। आयूब हो भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब है संध्या। संध्या सुनने से ऐसा महसूस होता है कि कुछ पल में ही रोशनी समाप्त हो जाएगी और अंधेरा छा जाएगा। जिस तरह क्षेत्र के छात्र छात्राओं के बीच अंधेरा सा छा रहा था, इसी अंधेरे को ध्यान में रखते हुए छात्रों के जीवन में प्रकाश फैलाने के लिए एकेडमी का नाम उन्होंने आयूब रखा। आयूब स्कूल का स्थापना
2018 से शुरू हुआ और ये स्कूल जब से शुरू हुआ मुझे बहुत खुशी लगा कि यहाँ कम से कम 10-12 गांव का बच्चा पढ़ने आता था पहले। कम से कम पंचायत के हिसाब से बोलेंगे तो सर 3-4 पंचायत से आता था। कम से कम यहाँ 200-250 लगभग बच्चा आता था। पूरा यहाँ पूरा भरा हुआ रहता है, बैठने का भी जगह नहीं होता था। बीच में कोरोना के चलते थोड़ा बच्चा लोग भी दूर दराज से आता था, लेकिन आने में लगते समय थोड़ा शाम हो जाता तो लोग अभी कुछ बच्चा तो नहीं आ रहा है। और ये आयुब स्कूल का टीम कोई भी गांव का समस्या हो या कोई किसी प्रकार का कोई व्यक्ति को मैंने सांप काटता है या कुत्ता काटता है तो हम लोग का यहाँ का प्रधान बिरवा हेड सर वही ले जाता है, सब चित्र में मदद करता है। एकेडमी में सबसे पहले गांव के बच्चों को रखकर हिंदी बोलना सिखाना आरंभ किया। सुबह 3:30-4 बजे प्रधान उठकर सभी बच्चों को उठाते थे, उन सबको हिंदी सिखाना आरंभ करते थे। उसके बाद स्वर, वर्ण, व्यंजन, वर्षा, 12 खड़ी पर जोर दिया। धीरे धीरे अभ्यास से बच्चे हिंदी बोलने लगे। तब अन्य विषयों को पढ़ाना शुरू किया गया। भोजन के तलाश में भटक रही एक बंबू कबूक लोमड़ी को अचानक ही एक पेड़ पर अंगूर के कंगू। मेरे मम्मी पापा बचपन में नहीं रहे तो इसके कारण से मेरे घर वाले लोग मेरे को पढ़ाए और मेरे बुआ जो थी वो सब देखभाल की और हम अपना पढ़ाई कर रहे थे। और फिर बीच में लॉकडाउन होने के बाद मेरा सब पढ़ाई छूट गया था और जितना भी हम बेसिक सीखे थे वो भी मेरा सब भूल गए थे। और गांव में जब थे तो इधर उधर घूमना फिरना, फिर दूसरे बच्चे लोगों के साथ खेलते रहते थे तो सब आदत भी छूट गया था कि मेरे को भी पढ़ाई करना है बोल के। और बहुत दिन वैसे ही बीत गया और फिर मेरे घर वाले लोग एक बार बताए कि यहाँ एक सर है जो पढ़ाते हैं। तो एक बार आए थे सर हमको देखने और फिर परिचय सब हुआ और फिर हम लोग यहाँ आए। तो जब यहाँ आए थे और सोच रहे थे कि कितना बड़ा होगा स्कूल और रोज़ सुबह में पढ़ाई होता होगा और क्या खेल सब भी होता होगा, तो सोचकर हम यहाँ आ चुके थे। और जब यहाँ आए तो बाहर से देखने में घर जैसा ही लग रहा था और तब मेरे को बहुत ही आश्चर्य हो गया कि ये तो घर जैसा है। फिर जब अंदर आए तो बहुत बदला सा माहौल लगा और बाकी बच्चे लोग पढ़ रहे थे दूसरे रूम में और मेरे को भी मन हुआ कि हाँ हम भी पढ़ेंगे। और बहुत दिन तक तो हमको भी यहाँ पर रह रहे थे तो उतना मन नहीं लगता था क्योंकि गांव का आदत बैठ चुका था। और बहुत दिन होने के बाद फिर हम भी पढ़ना शुरू किए और हमको भी कुछ बनना है इसलिए हम भी पढ़ना शुरू कर दिए। और हमेशा हम विदेश के बारे में सोचते थे तो फिर सर एक बार हम लोग को विदेश भी ले गए थे, नेपाल काठमांडू में। और वहाँ पर अलग अलग जगह देखने को मिला और वहाँ पर फॉग इधर उधर हो रहा था तो वहाँ के सामने से गुजरने को मिला। फिर बॉर्डर इलाके पर कैसे चेकअप होता है वो सब भी देखने को मिला। 30 जुलाई 2018 को उनकी शादी जमशेदपुर की अनीता बिरवा से हुई। वो भी प्रधान जी के काम में पूरी तरह से मदद करने लगी। जमशेदपुर से हर शनिवार और छुट्टियों में आकर वो बच्चों को पढ़ाने और एकेडमी के सेटअप में अपना सहयोग करती हैं। मेरी शादी 18 जुलाई 2018 में हुई और करीब अभी 6 साल पहुंचने वाली है। और जब से मैं यहाँ आई हूँ मैंने यहाँ पाया कि पहले तो हस्बैंड बेंगलोर में जॉब में थे
और उसके पहले से ही इन्होंने स्कूल यहाँ स्टार्ट किया, प्राइमरी, जैसे कि आप लोग ने अभी जानकारी मिली। तो जैसे मैं यहाँ आई तो पहले से आज तक अब स्कूल के काफ़ी बदलाव आए, तो ससुराल कम स्कूल ही ज़्यादा लगने लगा। और मैं यहाँ देखती हूँ कि यहाँ के जो स्तर है 2018 से लेके अभी तक में बहुत ही बदलाव है 2023 तक में। और जैसे पहले हम लोग ने ऐसा सोचा नहीं था कि यहाँ पे कि इस तरह का बदलाव आएगा। पहले तो मैं तो जमशेदपुर में काम करती हूँ टाटा मोटर्स में, और हम लोगों की शादी जैसे हुई, पहले सोचे थे कि हम लोग एक साथ रहेंगे, जमशेदपुर में ही हम लोग को सेटल होने का था। और उन्होंने तो MBA के बाद यहाँ पे रिसर्च के साथ साथ स्कूली प्राइमरी बच्चों को पार्ट टाइम स्टार्ट करने का सोचे थे, और मैं भी जॉब कंटिन्यू करने का सोची थी। तो ऐसा हुआ कि यहाँ के जो व्यवस्था पहले की तुलना में काफ़ी व्यवस्था में काफ़ी दिक्कतें आई, उनके बेसिक सारी सुविधाएं, तो सारे जो 8 घंटा की जगह यहाँ 18 घंटे उनके लगने लगे। और मैं भी जैसे शनिवार रविवार जो वीकेंड है उनको सपोर्ट करने लगी, और मुझे भी अच्छा लगने लगा कि हम अपने कम्युनिटी के लोगों के लिए करूं। तो उसके बाद मैंने भी शनिवार रविवार आके उनको मदद करने लगी और यहाँ के व्यवस्था को संभालने लगी। यहाँ के बच्चों के बीच उनके शिक्षण स्तर को सुधारने के लिए कुछ मूलभूत सुविधाएं जैसे भाषा और भी बहुत सारे उनके सहयोगी के नाते मैं काफ़ी सहयोग में लगी। हालांकि हम दोनों के विचार शुरू में तो विपरीत थे। मैं ज़्यादा कैरियर ओरिएंटल में विश्वास करती थी, और चूँकि उनका काफ़ी प्रोफाइल MBA वाला था तो वो मैनेजमेंट ज़्यादा देखते थे, लेकिन उनका एक रुझान ग्रामीण स्तर को एक लेवल में लाना था, तो ज़्यादा उनका इधर झुकाव हो गया। तो हम लोगों को बैलेंस करने में 1-1.5 साल करीब लगे। विभिन्न प्रकार के गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है, जिससे उन्हें समझने में आसानी होती है और बच्चे खेल खेल में बहुत कुछ सीख जाते हैं। इन्हीं गतिविधियों में थिएटर भी एक माध्यम है, जिसे जमशेदपुर में रहने वाली सुमन पूर्ति कराती हैं। मैं प्रधान सर को बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उनकी वजह से आज मैं यहाँ पे बच्चों के साथ मैं काम कर रही हूँ। इससे पहले मैं 6 साल दिल्ली में थी, वहाँ से मैंने NSD का कोर्स किया, फिर वहीं पे मैं थिएटर करती थी। बट जैसे जैसे मैं ज़्यादा समय थिएटर करने लगी तो मुझे ऐसा फील हुआ कि रूट्स में जाके मुझे काम करने की ज़रूरत है। तो चूँकि प्रधान सर के बारे में पहले से ही मैंने सुन रखा था कि एक प्रधान बिरवा नाम के हैं जो गांव में एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, तो मैं एक ऐसी ही जगह ढूंढ रही थी जहाँ पे काम की वैल्यू हो, जहाँ पे ये ना समझा जाए कि थिएटर एक एक्टिविटी है, इस तरीके से जहाँ पे काम को सीरियसली लिया जाए। तो बहुत ही एक्साइटेड थी जब मैं यहाँ जुड़ने वाली थी। तो मैं आई, प्रधान सर से मैंने बात किया और उन्होंने काफ़ी सीरियसली हमारे काम को लिया। उसके बाद पिछले साल से मैं जुड़ी हूँ और हर सप्ताह 102 दिन हम यहाँ पे थिएटर वर्कशॉप करते हैं और बच्चों के साथ काम करते हैं। तो थिएटर का जो पर्पस है वो काफ़ी वैरी करता है। अगर आप बड़ों के साथ करें तो वो पर्पस अलग निकल के आता है, बच्चों उसी तरह बच्चों के साथ अगर आप थिएटर करते हैं तो उसका पर्पस कुछ और निकल के आता है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे आई, मैंने जब काम किया तो ये 1 वे लर्निंग प्रोसेस नहीं था कि सिर्फ बच्चे ही सीख रहे थे, इसमें 2 वे लर्निंग प्रोसेस था जहाँ मैं खुद भी सीख रही थी। और होता ये है आमतौर पे कि जब हम बच्चों के साथ या किसी भी नए लोगों के साथ जब हम काम करते हैं तो हमें शुरू से कि बच्चे के चलने से लेकर उनकी स्पाइन स्ट्रेट करने तक हमें बहुत काम करना पड़ता है, बहुत समय लगता है। पर यहाँ पे जब यहाँ के बच्चे थोड़े से अलग हैं, जब इनके साथ हम लोगों ने काम करना शुरू किया तो बहुत जल्दी इन्होंने चीज़ों को ये बहुत जल्दी पिक कर रहे थे, बहुत जल्दी सीख रहे थे। तो ये हमारे लिए भी बहुत आश्चर्य की बात थी कि
इतना डीप लेवल पे इनका फोकस है कि 10 दिन की चीज़ को ये 2 दिन में कवर कर लेते हैं। तो इसीलिए बच्चों के साथ जैसे जो भी हम प्लानिंग करते थे इनिशियली कि ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, तो हर दिन वो ब्रेक होता था क्योंकि हम ही सरप्राइज हो जाते थे। हम इनको थोड़ी सी चीज़ सिखाने आते थे, पर हमें जब सिखाने के दौरान हमें पता चलता था कि नहीं, इनको और जो है आगे की चीज़ें और सीखने की सिखाने की ज़रूरत है। तो जैसे कि अभी तो दिन है, अगर रात होता तो लाइट को लेके भी इनका वर्कशॉप हो चुका है कि किस तरीके से हम डोमेस्टिक लाइट्स में हम लिट अप करें, परफॉर्मेंस स्पेस क्रिएट करें, और साउंड पे भी काम हुआ है। म्यूज़िक पे भी अभी हम धीरे धीरे जुड़ेंगे और भी लोग जैसे जैसे हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे, और डिक्शन पे और स्टेज प्रेजेंस पे, इन सब पे हम लगातार काम कर रहे हैं और कहानियाँ पढ़ रहे हैं। और मेजरली हम बच्चों के साथ 2 चीज़ों को आधार मानते हुए हम काम कर रहे हैं। एक है क्रिएटिव थिंकिंग और दूसरा है सेल्फ एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे भी आप जो देख रहे हैं, बच्चे जिस तरीके से एक स्पेस को क्रिएट किए हैं, इनको एक टास्क मिला है कि आप मार्केट स्पेस क्रिएट कीजिए। तो उनके इमेजिनेशन में क्या है मार्केट स्पेस, और उनको क्रिएट करने के लिए वो क्या क्या एफर्ट लगा रहे हैं, कितनी डिटेलिंग्स कर रहे हैं। तो इन सब इस तरह की और भी चीज़ें, एक्सरसाइजेस होती रहती हैं यहाँ पे। समय के साथ धीरे धीरे प्रधान के अभियान में पढ़ाने के लिए टीम में वॉलंटियर जुड़ने लगे। समुदाय के शिक्षित लोग कॉपी कलम और अन्य चीजों से एकेडमी को सहयोग करने लगे। कुछ समय मतलब रह के यहाँ पर जॉब को सर्च कर रही थी, तो जिसके दौरान मैं एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करती हूँ। फिर जब मुझे यहाँ के बारे में पता चला कि एक प्रधान सर है जो यहाँ पर आयुब एकेडमी चला रहे हैं, तो जब मुझे उसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई कि मतलब मैं यहाँ के लोगों को मतलब अपने झारखंड के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए सर इस तरीके का यहाँ पर स्टार्ट किए हैं, तो मैं भी यहाँ जुड़ना चाहती थी। तो मैं सर से आके एक आई थी और सर को बोली कि मैं भी यहाँ से जुड़ना चाहती हूँ। तो उसी दौरान फिर मैं जब इधर आई तो मुझे पता चला कि यहाँ एक साइंस क्लब के नाम से भी एक इंस्टीट्यूट है, तो मैं उसकी मेंबर हूँ जो यहाँ के बच्चों को साइंस एजुकेशन देती हूँ। और जैसे कि पता ही होगा आप लोगों को कि साइंस क्लब 2001 में से चल रहा है, तो मैं उससे जुड़ी हुई हूँ। और यहाँ के जो बच्चे हैं, सीनियर बच्चे, मैं उनको उसके बारे में नॉलेज देती हूँ। आयुब एकेडमी प्रधान जी अपने घर में चलाते हैं। घर में रहने वाले बच्चों का रिजल्ट देखकर अब दूर दूर से गार्जियन अपने बच्चों को यहाँ भेजना शुरू कर दिया है। यहाँ पर ग्रामीण छात्र छात्राओं की तैयारी होने लगी है। इसका परिणाम अब ये हुआ है कि यहाँ के छात्र प्रतियोगिताओं में जाकर जीतना भी शुरू कर दिया है। चूँकि यहाँ से बच्चे अभी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जाने लगे हैं, तो काफ़ी सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, तो वो लोग भी बोलते हैं हाँ सर आपके इनको अपने साथ रख लीजिए और इनको तैयारी कीजिए। तो चूँकि जैसा हम बताएं कि हम लोगों का तो ये घर ही है, तो यहाँ तो उतना ज़्यादा बच्चों को रखने के लिए जगह नहीं है, तो हम लोगों ने अपने घर में बात किया। तो हमारे माता पिता जी हमको यहाँ गाँव में ही रोड के किनारे 1-2 ज़मीन हम लोगों को दिए हैं, तो वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा मटेरियल्स वगैरह गिराए हैं और वहाँ पर कुछ कुछ और सामान सब हम लोग व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी जगह हम लोग थोड़ा सा बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि और भी बच्चों को हम लोग पढ़ा सके, और भी ज़्यादा जो समुदाय के बच्चे हैं और आसपास के बच्चे हैं वो लोग लाभान्वित हो सके। तो उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अगर बन जाएगा तो और भी ज़्यादा बच्चों को हम लोग पढ़ा पाएंगे। एकेडमी में जगह कम होने की वजह से वैसे छात्र छात्राएं जिनके माता पिता नहीं हैं, उन्हें प्रथम प्राथमिकता दी गई है। जिनके पिता बाहर कमाने गए हैं या आर्थिक स्थिति सही नहीं है, उन्हें द्वितीय प्राथमिकता दी जाती है। और जिनका पढ़ाई ठीक नहीं है और पिता जॉब में है, तो उन्हें अंतिम प्राथमिकता दी गई है। 2021 में जून के समय महीना था, तो उस समय मेरे पापा नहीं रहे, तो उसके बाद मैं अपने मम्मी के साथ ही रहता था। तो लॉकडाउन में 2 साल मैंने पढ़ाई नहीं किया, जिससे मेरे पढ़ाई में बहुत बुरा इफ़ेक्ट पड़ा। तो उस बीच पढ़ाई नहीं की तो मेरा जो बेसिक था पढ़ाई का वो सब कुछ मैं भूल गया। जो
पढ़ना लिखना जानता था, वो सिर्फ थोड़ा थोड़ा ही मुझे आता था। तो इस बीच में पढ़ाई भी नहीं कर रहा था, सेल्फ स्टडी भी नहीं कर रहा था, खाली इधर उधर गेम खेलता रहता या घूमते रहता था। तो फिर मेरे मामा को इस स्कूल के बारे में पता था, IM एकेडमी के बारे में, और सर से अच्छा जान पहचान था। तो मामा ने मेरे मम्मी को बताया कि ऐसा एक स्कूल चलता है, वहाँ बाबू को एडमिशन करेंगे। तो एक दिन सर आए हम लोगों का घर को देखने, परिवार को देखने, और मुझसे जो मेरा पढ़ाई है उसके बारे में बात करने के लिए आए। तो फिर मुझसे बात किए, फिर सर यहाँ के लिए हम लोग को सेलेक्ट किए। तो एक दिन सर लेने आए थे, उसके बाद मेरे माता जी मेरे को यहाँ छोड़ने के आए हम लोग यहाँ पर। और फिर यहाँ शुरू में ऐसा लग रहा था कि नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि 2 साल लॉकडाउन में मेरा पढ़ाई पूरा इफेक्ट पड़ा। तो डर भी लग रहा था कि अभी हम कर पाएंगे या नहीं, और सीख पाएंगे या नहीं, क्योंकि सब कुछ ज़्यादातर चीज़ भूल गया था। पढ़ना से थोड़ा मोड़ा हिंदी आता था, थोड़ा मोड़ा इंग्लिश पढ़ पा रहा था मैं, और फिर थोड़ा बहुत कुछ टॉपिक्स याद थे। तो फिर यहाँ से मेरा जो शुरू हुआ पढ़ाई का जर्नी। तो फिर फर्स्ट बार सर हम लोग को पढ़ाते थे, तो पहले जो सर चैप्टर पढ़ाए थे हम लोग को मेघालय की यात्रा। तो फिर उसको पढ़े तो हमको समझ ही में नहीं आ रहा था ये क्या सर बता रहे हैं। तो कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे रुई की फाएँ, तो वहाँ पर हम लोग को नहीं ये रुई की फाएँ क्या होती है। तो फिर सर रूम में बहुत सारे सामान रखे रहते थे पहले से, तो वो सबको हमको दिखा के पढ़ते, जिससे हम लोग को जल्दी समझ में आने लगा। तो फिर हम लोग पढ़ते गए ऐसे ही। सर हम लोग को रोज़ सुबह उठाकर तैयारी कराते थे, और पहले हम लोग को हिंदी से स्टार्ट किए पढ़ाना। फिर हम लोग धीरे धीरे हिंदी में हम लोग का अच्छा नहीं था, तो फिर वर्ण व्यंजन को फिर से हम लोग को रिवाइज़ किए। वैसे वो सब पता था, फिर भी हम लोग को छोटे से कौन सी जगह कौन सी मात्रा लगेगा, कौन सा अक्षर लगेगा, कैसे वर्ड बनाएंगे, कैसे क्वेश्चन आंसर का जवाब देंगे। फिर धीरे धीरे हम लोग को पढ़ाने लगे, तो हम लोग समझने लगे धीरे धीरे। यह कैरियर ओरिएंटेड पढ़ाई पूर्णतः निःशुल्क है, बिना किसी सरकारी सहायता के आपस में मिलकर यहाँ होने वाले खर्च को उठाया जाता है। बच्चों को स्कूल ड्रेस, किताब, रहने की सुविधा और भोजन सब निःशुल्क दिया जाता है। जो बच्चे यहाँ से पढ़ रहे हैं, तो उसमें से जो बच्चे जिनका स्वभाव अच्छा है, जो जीवन में कुछ बनना चाहते हैं, उनको हम लोग 10th के बाद भी पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी क्रम में हम लोगों की एक छात्रा रंजीता बारी है, तो यहाँ से मैट्रिक पास की। तो हमारी मिसेज वहाँ उनके लिए जमशेदपुर में एक रूम ले ली, और वो वहाँ पढ़ रही है। और साथ में चूँकि उन्हें मेडिकल लाइन में आगे बढ़ना था, तो हम लोग की टीम में सरिता ओरेया है जो सरायकेला की है, वो उसका जो भी मेडिकल का तैयारी का फ़ी है वो उसका वहन की। और साथ में कुछ और भी हमारे साथ थे, तो वो लोग थोड़ा सहयोग किए, जिसके कारण से वो वहाँ पढ़ रही है। और इसी क्रम में हम लोग की टीम में एक वॉलंटियर गीता बिरुआ भी है, तो उनका इंटर तक ही पढ़ाई हुआ था और बीच में 6 साल छूट गया था, तो उनको भी हम लोग ग्रेजुएशन में दाखिला दिलाएं। और उसका भी जो फ़ी वगैरह है तो हम लोग टीम की ओर से ही मैनेज किए। तो शुरू में कुछ बच्चों को हम लोग इस प्रकार से कोशिश कर रहे हैं जो लोग अच्छा है, ताकि जो भी आसपास के गांव के बच्चे हैं वो लोग समझे कि अगर हम लोग भी अच्छा पढ़ेंगे तो सर कहीं ना कहीं व्यवस्था कर देंगे। उन लोगों को थोड़ा विश्वास होना चाहिए। तो यहाँ कई सारे लोग, समुदाय के लोग यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ जुड़ रहे हैं। उन लोगों ने हमें मौखिक रूप से बताया है कि इन बच्चों को पढ़ने दीजिए, अगर वो लोग अच्छा पढ़ेंगे तो हम लोग एक दो करके सभी बच्चों को कहीं ना कहीं अच्छे जगह दाखिला दिला देंगे, और उनके फ़ी वगैरह का हम लोग खर्च उठाएंगे। तो इसी विश्वास से हम लोग बच्चों को आगे पढ़ा रहे हैं, और जो भी सहयोग मिल रहा है तो उससे हम लोग बच्चों को अलग अलग जगह भेज पा रहे हैं। क्योंकि मैं गांव में रहती थी, तो जब मैं वहाँ गई तो रास्ता पार करना हुआ, जो भी खरीद बिक्री हुआ, मुझे बहुत दिक्कत हुआ, सबसे ज़्यादा तो रास्ता पार करने में। और जब मैं पहला दिन कॉलेज गई तो बहुत डर रही थी मैं, कैसे जाऊँ, कैसे घुसूँ, कैसे जाना होता है। फिर उस दिन गए डर के। फिर दूसरा दिन फिर रास्ता पार करते टाइम मैं वहाँ आधा घंटा से पहले खड़े रहती थी। फिर वहाँ जो भी स्टूडेंट रास्ता पार करते हैं तो मैं उन लोगों के साथ जाती थी। इसी तरह से 1 महीना हो गया सीखने में। फिर 1 महीना के अंदर थोड़ा वहाँ का सीखने लगे, रहन सहन। फिर बहुत दिक्कत हुआ, फिर धीरे धीरे करके सीख गए, और वैसे ही करके 11 क्लास पार हो गया, पास कर लिए। और
इस बार मैं 12th क्लास में हूँ, मैं इंटर लिखने वाली हूँ। आयुब एकेडमी में कल्पना चावला साइंस क्लब के अलावा आयुब एकेडमी लाइब्रेरी भी छात्रों के लिए रीडिंग रूम और पुस्तकों की व्यवस्था की गई है, जिसमें बच्चों को मुफ्त में तरह तरह की पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती हैं। उनको हिंदी बोलना सिखाने का जो है अभ्यास शुरू करने लगे, तो हमें ऐसा ज़रूरत हुआ कि हम मौखिक रूप से कितना सिखाएंगे। तो ज़रूरी लगा कि नहीं, हम लोगों को एक गांव के बच्चों के लिए भी एक लाइब्रेरी खोलना चाहिए। हालांकि हमने शहरों में बहुत प्रकार का लाइब्रेरी देखा, तो हमने कल्पना किया कि एक ऐसा लाइब्रेरी बनाएंगे जिसमें सिर्फ बच्चों से रिलेटेड ही पुस्तकें होंगे, जिसमें बच्चे लोग का जो स्वर वर्णमाला, व्यंजन वर्णमाला, 12 खड़ी, वो सब क्लियर नहीं है, उन सबको हम लोग बढ़िया से ठीक करेंगे। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे उस तरह का पुस्तक आसपास से हम लोग लाना शुरू किए और बच्चों को उससे रीडिंग करवाने लगे। तो बच्चे लोग अब धीरे धीरे प्रैक्टिस हो ही रहा था, सुरती लेख वगैरह हो ही रहा था। तो ये इसी लाइब्रेरी में हम लोग करते थे जो हमारे पीछे है, और वहाँ से बच्चों को काफ़ी अच्छा लगने लगा। उन लोग नए नए वर्ड को जान रहे थे। जैसे बालू बोलते थे तो उन लोगों को भालू समझ में आता था, और वो लोग डर जाते थे क्योंकि हमारे बगल में ही पहाड़ी है, तो वहाँ भालू का डर रहता है। तो एकदम जो कुछ हिंदी का वर्ड हो से मिलता जुलता है, तो वहाँ थोड़ा सा काफ़ी दिक्कत हुआ। और चूंकि ये थोड़ा सा रिमोट एरिया है, तो यहाँ भी दिक्कत हो रहा था। तो फिर इस प्रकार हम लोग लाइब्रेरी का स्थापना किए, और फिर लाइब्रेरी में अच्छी अच्छी पुस्तकें हम लोग लाना शुरू किए। फिर बच्चों को हम लोग इस दौरान बताएं कि अंग्रेजों के समय में भी यहाँ पढ़ाई होता था, तो फिर बच्चों का उत्सुकता जगा कि उस समय का जो पढ़ाई होता है वो कैसा होता है। फिर हम लोग बच्चों से रिलेटेड ही अंग्रेजों के समय में जिस तरह का पढ़ाई होता था, तो कुछ पुस्तकें हमारे मित्रों के माध्यम से मिला अंग्रेजों के समय का, तो उन सबको भी हम लोगों ने कलेक्शन किया। फिर बच्चों की कहानियाँ, बच्चों का स्टोरी बुक्स, उन सबको भी हम लोग संग्रह किए। अनुशासन को ही सफलता की सीढ़ी मानते और विज्ञान तथा फोटोग्राफी में विशेष रुचि रखते हुए श्री प्रधान बिरुवा ने अपने छात्र छात्राओं को देश विदेश में होने वाली प्रदर्शनियों के लिए प्रेरित तथा प्रशिक्षित कर रहे हैं। साथ ही अपने अविरल परिश्रम और असीम उत्साह के साथ शिक्षा को विधिवत स्थापित कर एक्सपेरिमेंटल तथा जॉयफुल लर्निंग में अपने केंद्र को तब्दील कर रहे हैं। हमारे यहाँ के ग्रामीण बच्चों को पढ़ाने के लिए हम लोग बच्चों को आसपास की जगह ले जाते हैं। अगर हम लोग शहरों में रहते तो थोड़ा दिक्कत होता, लेकिन यहाँ थोड़ा हम लोगों को सभी चीज़ प्राकृतिक मिल जा रहा है। बच्चों को अगर पहाड़ी के बारे में बताना होता है तो हम लोग पहाड़ी ले जाते हैं, बांध के बारे में बताना होता है तो बांध ले जाते हैं, और भी कई तरह के जो अलग अलग प्रकार के स्थलें हैं, चीज़ें हैं, पेड़ पौधे हैं, तो उन जगह पे ले जाते हैं। तो उसी क्रम में हम लोगों को कई सारे अलग अलग प्रकार के पत्थर भी मिलते हैं, जिससे हम लोग कुछ अलग प्रकार का एक मॉडल का रूप में उसको हम लोग निर्माण कर देते हैं। और फिर क्या होता है, बच्चों को वो काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि उन्हें खुद किस बच्चे ने वो ढूंढा था वो उनको पता चलता है। फिर उस मॉडल से क्या बन रहा है वो उनको पता चलता है। तो बच्चों का जो है पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट बढ़ने लगा है। यहाँ के प्राचीन समय की ईंटें भी कभी कभी बच्चों को मिल जाती है। उस समय के अलग अलग पत्थर जो होता है वो सब भी उन लोगों को मिलते हुए जा रहा है। तो बच्चों को ये सब कलेक्शन करते हुए अब वो कोई चीज़, नई चीज़ें भी देखते हैं, नए प्रकार के पत्थर तो यहाँ ले आते हैं और उत्सुकता बस उसके बारे में पूछते हैं, तो हम लोग बताते हैं ये इस प्रकार का पत्थर है, ये इस तरह का चट्टानों का एक भाग है, ये इस तरह का टुकड़ा है। तो बच्चों को अभी अच्छा लग रहा है, पढ़ाई में एक रोचक चीज हो जा रहा है बच्चों के लिए। प्रधान जी के प्रयास से बायोडायवर्सिटी पार्क भी इस छोटे से गांव में बनाया गया है, जिससे छात्र जिन पेड़ों के बारे में पुस्तकों में पढ़ते हैं या गांव में सुनते हैं, ऐसे पेड़ों को यहां लाकर बड़ा करने की कोशिश की जा रही है, ताकि छात्र इन सब को खुद देख सके और उनके बारे में जान सकें। जब शुरू में बच्चे यहाँ आए तो उनको जीव विज्ञान पढ़ाने के दौरान और भूगोल पढ़ाने के दौरान बहुत सारे पेड़ पौधों का नाम आता था, लेकिन बच्चों ने उन पेड़ पौधों को कभी देखा नहीं था। अगर देखा भी था तो यही नाम होता है वो जानते नहीं थे। तो ये समझाना थोड़ा सा मुश्किल था। तो जब हम बेंगलोर में थे तो कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कार्यक्रमों में हम
प्रतिभागी रहे हैं और नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन वगैरह, और बचपन में बायोडाइवर्सिटी पे काफ़ी काम किए हैं। तो हमारे मन में आइडिया हुआ कि चलो बच्चों को अगर ये सब बताना है तो क्यों ना इन सब पेड़ पौधों को किसी एक जगह लगाया जाए। तो हमने पंडरसाली गांव के पूर्वी भाग में एक छोटा सा पार्क बनाया है जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी पार्क। तो उस पार्क में बच्चों को ले जाते हैं और जो किताबों में लिखा हुआ है, जैसे शीशम हुआ, नहीं देखे हुए हैं तो वहाँ पर दिखाते हैं, चंदन हो गया, महोगनी हो गया, आंवला हो गया, तो इस तरह के बहुत सारे पेड़ पौधों को हम लोग वहाँ लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे एक बार पढ़ाते समय कपास का बहुत ही लंबा चैप्टर था, बट बच्चों ने कपास देखा नहीं था, तो कपास का भी हम लोगों ने पौधा का प्रबंध किया और वहाँ लगाए। तो अभी सभी पौधे जो है बड़े हो गए। इस प्रकार पार्क भी बन रहा है, बायोडाइवर्सिटी भी हो रहा है और बच्चे लोग प्रकृति से भी जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को जब भी कभी समय मिलता है तो हम लोग कहते हैं कि चलो हम लोग पेड़ पौधे को लगाएंगे। तो जितने लगे हुए हैं तो कभी बच्चों के साथ मिलकर हम लोग बाउंड्री करते हैं, कभी आसपास में साफ सफाई करते हैं, कभी पेड़ पौधों में पानी पटाने के लिए जाते हैं। तो बच्चे को भी अच्छा लगने लगा है और जिस दिन नहीं जाते हैं तो बच्चे लोग बोलते हैं सर अभी कुछ दिन हो गया है, चलिए हम लोग पेड़ पौधों को देख के आते हैं। मिशन हिंदी 2018 की शुरुआत में सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के आदिवासी छात्र छात्राएं जो पहले केवल हो भाषा बोलते थे, उन्हें हिंदी बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाना शुरू कर उन्हें पढ़ाई के प्रति रुचि उत्पन्न कराने के माहौल की भी शुरुआत की गई। हिंदी भी मेरा उतना अच्छा नहीं था, हैंड राइटिंग ये सब मैं ठीक से बोल नहीं पाता था। जब लॉकडाउन हुआ तो मैं इधर उधर घूमते रहता था, खेलते रहता था। जब हम यहाँ आए तो छोटे छोटे बच्चे लोग भी मेरा से ज़्यादा जानते थे। तो जो मैम थी जयंती मैम, वो हमको हिंदी बोलना और उसमें कैसा शब्द बनाते हैं वो सब सिखाने लगी। उसके बाद थोड़ा सा सीखने के बाद हमको गीता में मैथमेटिक्स पढ़ाने लगी। उसके बाद उसमें हम जोड़ घटाव सब सीखे अच्छे से। उसके बाद हमको मनीषा मैम पढ़ाने लगी, वो अच्छा से जो गुणा सब है, भाग सब वो अच्छा से क्लियर कर दी। हम तो लॉकडाउन में पूरा भूल गए थे, जो भी हम थोड़ा सा सीखे थे वो सब पूरा भूल गए थे। उसके बाद सुबह उठ के हम लोग को सर हिंदी पढ़ाते थे। मिशन ग्रीन देशावली के तहत छात्रों के साथ गांव के सामुदायिक पवित्र स्थल को दोबारा हरा भरा करने के लिए पौधारोपण, पुष्प रोपण, झाड़ियों के साफ सफाई और नियमित देखभाल की जाती है। हम लोग के हो समुदाय में जो पवित्र स्थल होता है वो देसावली है। तो देसावली में मुख्यतः साल पेड़ रहते हैं और अलग अलग पेड़ों का झुरमुट होता है, उसकी हम लोग पूजा करते हैं। तो जब हम इस गांव में आए तो हमने देखा कि हमारे लोगों का देसावली में साल का पेड़ एक लास्ट बचा हुआ था, लेकिन एक समय में हम गए तो वो लास्ट पेड़ भी ख़त्म हो गया था। तो इस प्रकार वहाँ एक भी साल का पेड़ नहीं था। तो यही बात हमने बच्चों को बोला कि जब आप लोग बड़े हो जाओगे तो आप लोगों का जो ये पवित्र देसावली है तो आप लोग कहाँ पर पूजा करोगे। तो फिर हम लोग एक दिन डिसीजन लिए कि हम लोग उस क्षेत्र में पुनः इसको पवित्र स्थल बनाएंगे। तो हम लोग बहुत सारा साल का बीज को हम लोग चुन कर लाएं और वहां लगाना शुरू किए। इसके साथ मिशन पलाश जो ग्रामीण सड़क के 2 किलोमीटर लगाया गया है, मिशन एजुकेशन टूर, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, मिशन जापानी लिपि कंपटीशन क्लास आदि चलाया जाता है। अप्रैल 2018 में जब यहाँ आयुब एकेडमी खुला तो शुरुआत दौर में तो हमको नहीं मालूम था कि यहाँ हम जुड़ सकते हैं बोल के। तो उस दौरान तो मैं अपने घर में भी चूँकि थोड़ा सा पढ़ाई की तो छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन वगैरह में पढ़ाया करती थी। तो वहाँ पढ़ाते पढ़ाते सर ने एक दिन कहा कि जो भी इंटर मैट्रिक जो पढ़े हैं, अगर वो लोग आगे पढ़ना चाहते हैं और अपना पढ़ाई के साथ साथ यहाँ के बच्चों के जूनियर बच्चों को अगर देख रेख कर सकते हैं, तो इस तरह के उन्होंने बोले अपना करियर पे भी फोकस करना है और साथ ही साथ अपने जिनको आयुब एकेडमी में पढ़ रहे बच्चे जगह जगह विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं और जीतकर अपने परिवार, गांव, गुरु का सम्मान बढ़ा रहे हैं। यही वजह है कि प्रधान बिरवा आयुब एकेडमी का विस्तार करने के लिए अपने स्तर पर भविष्य में भवन निर्माण भी कराना चाहते हैं। जो यहाँ पर आयुब स्कूल खोला गया है, जो प्रधान बिरवा जी चला रहे हैं, बहुत बढ़िया है। जो गरीब
बच्चा लोग को आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा सहयोग दे रहे हैं। आयोग स्कूल पंडरसले जो यहाँ के प्रधान सर जो शिक्षक हैं, वहाँ इस पंडरसले में मेरे बच्चे पढ़ते थे। अब उनका एडमिशन कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में भुवनेश्वर में अभी एडमिशन हो चुका है। श्री प्रधान बिरवा लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। वह इसी तरह बच्चों को शिक्षित करते रहें ताकि गरीब बच्चों का भविष्य उज्जवल होता रहे। दूरदर्शन के माध्यम से आप सभी को यह संदेश देना चाहेंगे कि अगर संभव है तो अपने आसपास के जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं या जिनके माता पिता नहीं हैं या जिनका आर्थिक स्थिति सही नहीं है, अगर बहुत ज़्यादा तो नहीं, अगर एक दो बच्चों को भी अगर हम लोग पढ़ाना शुरू करेंगे तो अगर एक गांव से अगर एक दो बच्चा इस प्रकार निकला और 50 गांव से तो इस प्रकार 50 गांव से 50 बच्चे हो जाएंगे और फिर ये जो संख्या है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो जब हम 2018 में इस प्रोजेक्ट को शुरू किए थे उस समय हमारे आसपास में इस तरह का जो निःशुल्क पढ़ाने का हमें नहीं पता था और हमारे जानकारी में नहीं था। तो लेकिन जब 2018, 19, 20 के आसपास से हमने देखा कि बहुत सारे लोग यहाँ आके प्रेरणा लिए कि अगर कोई आदमी अगर पढ़ा रहा है तो हम लोग भी पढ़ा सकते हैं। तो फिर हमने देखा कि लोग यहाँ से प्रेरित होकर अपने अपने गांव पर जाकर इस तरह का मुहिम शुरू किए हैं। श्री प्रधान बिरवा प्रेरणा बनकर नए दौर की नई शिक्षा को निःशुल्क उपलब्ध कराने के साथ साथ पर्यावरण की रक्षा हेतु छात्र छात्राओं में नैतिक जिम्मेदारी का भाव सफलता से जागृत कर रहे हैं। साथ ही अशिक्षा जैसी कुरीति को समाज से उखाड़ फेंकने के लिए निरंतरता से लग चुके हैं। इनके इस जज्बे को वेल डन इंडिया की टीम सलाम करती है। वेल डन इंडिया!